नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। यूसीसी में प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किसी को नहीं दी जाएगी गोपनीय जानकारी। यूसीसी में इस बात का जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूसीसी में कोई नहीं ले पाएगा दूसरे की जानकारी, यानी कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेसी बनाए रखने के लिए किए गए हैं सख्त प्रावधान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पंजीकरण में डेटा गोपनीय रहेगा। सिर्फ पंजीकरण की संख्या सार्वजनिक होगी। उपलब्ध जानकारी का दुरुपयोग होने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनकी सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है। उत्तराखंड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन के दौरान दी जाने वाली जानकारी किसी भी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई जाएगी। यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण की सिर्फ संख्या ही सार्वजनिक हो पाएगी। इसमें किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी शामिल नहीं होगी। राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यूसीसी के तहत दी जाने वाली जानकारी किसी भी हालत में लीक नहीं होगी। इससे रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्ति की निजता बनी रहेगी। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि समान नागरिक संहिता में सूचनाओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यूसीसी की किसी भी सेवा के लिए दी जाने वाली निजी जानकारी, नाम, पता, मोबाइल, आधार नंबर, धर्म, जाति किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, एक सबसे बड़ी बात निकलकर यह सामने आई है कि जो गोपनीयता है वो बरकरार बनी रहेगी। केवल जो यूसीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वही सार्वजनिक हो पाएगा। जैसे आरटीआई के तहत किसी की व्यक्तिगत जानकारी के लिए आरटीआई डाल दी जाती है, यह ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल गौरव, यूसीसी जब से लागू हुआ है उसके बाद से कई, चाहे विपक्ष, कई लोग कोर्ट चले गए यूसीसी को लेकर के। नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करती है और अब जो कमेटी है उस कमेटी ने इस बात को बोला है कि जो यूसीसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसकी निजता का सवाल है और उसको हम सामने नहीं रख सकते। तो इसी वजह से सरकार ने यूसीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ये तमाम जो चीजें हैं ये आरटीआई के दायरे से बाहर रखी गई। क्योंकि कई लोगों ने इस पे आरटीआई लगाई कि कौन से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, किन्होंने क्या रजिस्ट्रेशन कराया, अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तमाम चीजों को लेकर के आरटीआई लग गई। लेकिन फिलहाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो निवेदिता कुकरेती है, आईजी हैं और साथ ही साथ वो इस कमेटी में भी थी, तो उन्होंने ये आदेश और भी दिया है कि जो आरटीआई के दायरे में जो चीजें हैं वो तो जरूर रहेंगी कि आप पता लगाए, आप संख्या गिन सकते हैं, लेकिन किसी की निजता नहीं। इस पर यह भी तो कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि अगर जानकारी उपलब्ध होती है और उसका दुरुपयोग होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री ने आज भी साफ किया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति की निजता को सार्वजनिक करता है या आरटीआई की रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उसको तत्काल रूप से उसको जेल भेजा जाएगा, तो पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कड़ा एक्शन मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला कि अगर आप यूसीसी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, किसी की निजता को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी है, किसी के बेडरूम में हम जा करके नहीं देख सकते या उसकी हम प्राइवेसी बाहर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम यूसीसी के कुछ मानक हैं, उन मानकों को आप आरटीआई के मांग सकते हैं, लेकिन उन मानकों के अलावा किसी की अगर पर्सनल जानकारी है तो वो आप आरटीआई में नहीं मांग सकते। अगर आप वो मांगते हैं तो वो आरटीआई नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस दायरे से बाहर रखा जाएगा। किसी की पर्सनल निजता को उसको आरटीआई से दायरे से बाहर रखा जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें जानकारी होगी वो निजी जानकारी होगी और उसको सार्वजनिक कर दिया अगर जाता है तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जहां पर यूसीसी लागू की गई, लेकिन उसके बाद जो तमाम कानूनी दावपेच हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम जारी है।
हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा है। वंदना कटारिया स्टेडियम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद वो स्टेडियम भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुश्ती प्रतियोगिता का भी अवलोकन किया है। नेशनल गेम्स के तहत हॉकी प्रतियोगिता में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। हॉकी प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी भी खेली। 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेडल विजेता खिलाड़ी हैं, उनके नाम का एक एक यहाँ पर एक एक पेड़, एक एक पौधा लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ के वायु को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के परिवेश को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसमें इन खिलाड़ियों ने पदक जीता और उनके नाम का एक पेड़ वो कभी भी आकर अपने पूरे जीवन भर और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता पाएंगे कि उनके नाम का एक एक पौधा यहाँ लगा हुआ है। और 38वें नेशनल गेम्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फेसिंग में हरियाणा और तमिलनाडु का दबदबा लगातार बना हुआ है। 38वें नेशनल गेम्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि फेसिंग में हरियाणा और तमिलनाडु के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। देखिए, दोनों राज्यों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तलवारबाजी में तमिलनाडु के गिशो निधि को गोल्ड मिला है। हरियाणा की तनीक्षा खत्री ने भी गोल्ड मेडल जीता है। उत्तराखंड में हो रहे 38वें नेशनल गेम्स में फेसिंग यानी तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु के गिशो निधि और हरियाणा की तनीषा खत्री ने गोल्ड मेडल जीता है। हल्द्वानी के इंडोर स्टेडियम में फेसिंग खेल का आयोजन चल रहा है, जहां आज 3 दिवसीय महिला और पुरुष वर्ग के इंडिविजुअल खेल का आयोजन किया गया। हरियाणा की महिला तलवारबाजों का दबदबा रहा। हरियाणा की तनीषा खत्री ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, साथ ही 2 अन्य खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिले। वहीं पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के गिशो निधि ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला वर्ग के ईपी इवेंट के मुकाबले हुए। महिला वर्ग में हरियाणा की तनीक्षा खत्री ने पंजाब की एना अरोड़ा को 15-12 के अंतर से हराकर स्वर्ण जीता। खुशी हो रही है। मेरा लास्ट टाइम भी गोल्ड था एंड उससे पहले भी मेरा गोल्ड था, तो मुझे वही था, मेरे को 3 टाइम्स वो चीज़ रिपीट करनी है और मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा ओलंपिक्स के लिए मेडल लाना इंडिया के लिए और एशियन गेम्स में मेडल। बहुत अच्छा रहा। ये मेरा मतलब 5th नेशनल गेम्स है। 2011 से खेलते आ रहा हूँ। 2011 में मेरा इंडिविजुअल सिल्वर आया था, फिर 15, 22, 23, अभी 25 चारों में कंटिन्यू गोल्ड रहा मेरा। गोल्ड में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल रहा और आगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2026 एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर 28 ओलंपिक के लिए भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया हमारी। और 38वें नेशनल गेम्स की मेडल टैली हम आपको बताते हैं, ग्राफिक के जरिए देखिए चल रही है हमारे बराबर में। उत्तराखंड ने 85 मेडल जीते हैं। उत्तराखंड के पास कुल 20 गोल्ड, देवभूमि ने 30 सिल्वर भी जीते हैं। उत्तराखंड के पास 35 ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। मेडल टैली में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। कुल 97 मेडल जीतकर पहले स्थान पर सर्विसेज के पास 54 गोल्ड, 22 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टैली में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र ने कुल 146 मेडल जीते, 41 गोल्ड, 52 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान का जिक्र करें तो तीसरे स्थान पर है कर्नाटक ने कुल 75 मेडल जीते। कर्नाटक के पास 33 गोल्ड, 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल हैं। मेडल टैली में चौथे स्थान पर हरियाणा, कुल 113 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर हरियाणा रहा। हरियाणा के पास 29 गोल्ड, 40 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो गेम्स चल रहे हैं उसमें लगातार जो है उत्तराखंड का दबदबा देखने को मिल रहा है।
और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शीतकालीन प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे। 27 फरवरी को देवभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था। देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को शीतकालीन प्रवास पर राज्य के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दृष्टिगत शासन तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दिन उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा का दौरा करने के साथ ही हर्षिल अथवा बगोरी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। राज्य में शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर प्रधानमंत्री के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राघव लंगर और ज्योति यादव को भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर नियुक्ति मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एसीसी कैबिनेट समिति ने इसे चयन को मंजूरी दी है, जिसमें देश भर से केवल 16 अधिकारियों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारी उत्तराखंड कैडर 2009 बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर लंगर उत्तराखंड में साल 2013 में जनपद रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रह चुके हैं। डॉक्टर राघव जम्मू कश्मीर के अति संवेदनशील क्षेत्र में भी सेवा दे चुके हैं और इन दोनों को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें जम्मू के कश्मीर, पुलवामा और कठुआ के जिलाधिकारी के रूप में काम किया है। ज्योति यादव भी जनपद टिहरी में जिलाधिकारी रह चुकी हैं, जबकि सीमांत जनपद चमोली में ज्योति यादव सीडीओ के पद पर उन्होंने शुरुआती दिनों में काम किया था। उसके बाद वो जिलाधिकारी बने। भारतीय किसान संगठन ने आज प्रशासनिक भवन से पैदल मार्च निकालते हुए रुड़की तहसील ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान किसानों ने रुड़की एसडीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग 5,000 रुपए के बकाया पर किसान और गरीब लोगों के कनेक्शन काट रहा है। किसानों ने कहा कि अगर बिजली विभाग किसी व्यक्ति के घर पर कार्रवाई करता है तो कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी, जिससे जानकारी हो कि कार्रवाई के दौरान क्या डिफॉल्ट पाया गया। आगे उन्होंने कहा कि जो बिजली विभाग द्वारा सिक्योरिटी चार्ज लगाया जा रहा है, ये सारी समस्याएं किसानों ने रुड़की एसडीएम को सौंप दी हैं, उनको सामने रख दी हैं। एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनसे किसानों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा है। काफ़ी समय से जो है भारतीय किसान यूनियन रोड और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पदम सिंह लोढ़ जी द्वारा जो है विभिन्न विभागों से संबंधित जो है कई समस्याओं को लेकर जो है मांग उठाई जा रही थी। उनमें जो है मुख्यतः जो है बिजली विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो वो है एनएच की जो टीम है उससे संबंधित जो है चकबंदी से संबंधित जो विभाग है, तो उनसे संबंधित कुछ जो समस्याएं थी जो किसानों को फेस करना पड़ रहा है, तो उसके संबंध में अवगत भी करवाया जा चुका है। तो उस संबंध में जो है आज एक मीटिंग जो है विभिन्न विभाग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हेड हैं, उनको बुला के एक मीटिंग ली गई और भारतीय किसान यूनियन रोड के जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो है हर एक बिंदु पे विस्तृत चर्चा की गई कि किस तरीके से जो है किस स्तर पे जो है कार्रवाई अपेक्षित है। जो भी लोकल स्तर की जो कार्रवाई है जो हमारे स्तर से ही हो सकती है, उसमें भी जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया। हमारी मांगे एक हो तो बताऊं भी तो मामा, यहाँ मांग है भाई, यार होता कुछ नहीं, यहाँ आश्वासन मिला खाली आ जा चले जा। यहाँ से जो हमारी मुख्य मांग थी बिजली को लेकर थी, बिजली के जो अधिकारी है यहाँ के हरिद्वार जिले के, वो यहाँ से उत्पीड़न कर रहे किसान का और मजदूर का। वो क्या कर रहे 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 रुपये उनके मीटर उतार रहे और उनके ट्रांसफार्मर भी उतार ले जो किसानों के टोल बचा। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हमारे 200 करोड़ रुपए वो तो दिलवा नहीं पा रही सरकार और हमारे 2,000 रुपये में मीटर उतार रहे हैं, तो यह दोहरी नीति यहाँ चलने की नहीं। अगर पैसे हमारे दिलवाओगे तो हम भी मीटर उतर देंगे, ना मीटर उतर देते नहीं आगे। और उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा में लंबे समय से दलित जाति का विधायक होने के बाद भी अभी तक दलित बाहुल्य गांव की दशा और दिशा सुधर नहीं पाई है। बागेश्वर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एजेंडे में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। दोनों की राष्ट्रीय दल दलितों को केवल वोट बैंक की तरह ही सीमित रखते हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। ऐसा लोगों ने कहा है। विकास की मुख्य धारा से कहीं दूर हाशिए में पड़े दलित बाहुल्य गांव
आगरा कोट के ग्रामीणों की जीवन में घटित अनसुनी कहानियां विकास की खोज कर रही हैं। आगरकोट गांव के हालात काफी दयनीय हैं। गांव तक पहुंचने का पैदल रास्ता भी नहीं बन पाया है। ग्रामीण पशु चारा व्यवस्था से दिन काट रहे हैं। गांव की जमीन भूकटान से उजड़ चुकी है। केवल चुनावों के समय गांव में आकर क्षेत्र के नेता लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। ग्रामीणों को राशन के लाले पड़े हुए हैं। आगरकोट गांव के ग्रामीण द्वारा खुलकर मीडिया के माध्यम से अपनी त्रासदी को बताते हुए धामी सरकार से गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपील की गई है। अब भूखे मरने का तो साहब चांस इसी है, क्योंकि यहाँ पे ना रोड है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसे ही संसाधन है जिससे कि आदमी अपना जीवन वो करे। कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसे के वैसे रह गए, कोई विकास नहीं हुआ। हमारा सब पिंछी दे रहा है, क्या हम खाना खाओगे, क्या मैं कपड़ा बनाऊंगा, क्या मैं क्या करूँगा, ऐसे मकान बनाऊंगा मैं। हमें यहाँ से काफ़ी दूर स्कूल जाना पड़ता है, हमारे गांव में रोड नहीं है और हमें इन चीज़ों से बहुत परेशानी होती है। सर जी, इस गांव में तो रोड नहीं है। 2004 में इस रोड का जियो पास हो चुका है, जिस पे कि अभी तक नहीं हुआ। अभी तक यहाँ इस गांव में रोड नहीं बनी। यहाँ से पार इनने 2-3 किलोमीटर रोड पूर्ण रूप से छोड़ दी है। एक हमारे एससी गांव है हमारा पूरा, 60 परिवार यहाँ पे रहते हैं। लगभग 500 यहाँ पे मवासे हैं, 500 पब्लिक है यहाँ पे, और इतने वहाँ पे इतना खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट, हमारे यहाँ के लिए सर इतना खर्चा भी नहीं कर पाए हैं। मैं एक 100% विकलांग आदमी हूँ। मेरे को पीठ में यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर रोड में चढ़ना पड़ता है और मैं आने जाने से बहुत असमर्थ हूँ। 1500 रुपया विकलांग पेंशन मिलती है, जो कि ग्रामीण बैंक कंधार में मिलती है, जो अभी कम से कम। हरिद्वार जिले के गाधारोना गांव में काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 3 महीने के भीतर इस गांव में काला पीलिया के 45 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र से 3 महीने में 426 मरीजों में हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया पाया गया है। कुल मिलाकर 470 मरीजों को इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए रुड़की सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या में काला पीलिया का इजाफा देखने को मिल रहा है। काला पीलिया का इलाज कराने के लिए लोग अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। बताया यह गया है कि इस बीमारी की दवाई अगर निजी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से खरीदी जाए तो वो काफ़ी महंगी होती है। यही कारण है कि अधिकतर मरीज सिविल अस्पताल पहुँच रहे हैं। दरअसल हेपेटाइटिस सी की बीमारी का इलाज अगर समय पर ना कराया जाए तो ये बीमारी एक भयंकर मोड़ ले लेती है और मरीज का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली में जो गांव में कोएक्स वगैरह बैठे हुए हैं, ये लोग एक ही सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा देते हैं और ये बीमारी ब्लड के द्वारा ही फैलती है। जैसे HIV फैलती है उसी तरीके से फैलती है ये। तो नीडल के अंदर एक माइक्रो वो भी वायरस भी चले जाते हैं एक दूसरे से, तो वो पीलिया वहाँ पर उनको HCV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा फिर अभी 1 साल पहले फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करा गया है। तो जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो लोगों को पता पड़ा तो बहुत सारे पेशेंट जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जो इलाज नहीं करा रहे थे, तो वो लोग भी अब यहाँ पर आके इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो संख्या हमारी बढ़ रही है। और देहरादून में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अब विरोध देखने को मिल रहा है। MLA तिलक राज बेहड़ ने मीटर तोड़े हैं। MLA ने कर्मियों को भी खरी खोटी सुनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधायक की तारीफों के पुल बांधे। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए। कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ा के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बेहड़ा ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ा की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर की आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तिलक राज बेहड़ा ने जो किया उसके लिए उन्हें बधाई दी है। देखिए, प्रीपेड मीटर उत्तराखंड के लिए किसी भी रूप में मुफीद नहीं है और इससे अब भी यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि
जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनका, वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है, उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसकी आड़ में हरिद्वार में शारदीय कावड़ मेले की तैयारियां अब जोरों पर हैं। तैयारियों का जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, सुरक्षा को चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने हरिद्वार में आगामी शारदीय कावड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चंडीघाट के पास बनने वाले अस्थायी बस अड्डे को जोड़ने के लिए सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर जारी निर्माण कार्य में भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिए यातायात सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को चाक चौबंद किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रशासन ने कावड़ मेले की तैयारियों को पूरा कर लिया है और इसको लेकर के सतर्कता बरतने के भी संकेत दिए हैं। माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान को विशेष फलदायी माना जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाला ये होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी इसे माना जाता है। इसलिए पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि माघ मास का पुण्य इतना अधिक बताया गया है कि इस समय सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। उस दिन उपवास रखें और उपवास की समाप्ति पूर्णता हेतु संध्या के समय कथा कर इसकी, और गरीबों को, गरीब ब्राह्मण को, गाय आदि को भोजन कराएं। आज गंगा पूर्णिमा है तो हमने तो यही कुंभ मान के गंगा जी में जो स्नान किया है और बहुत अच्छा लगा। तो जय हो गंगा मैया की। तो मुझे भी एक ज़ील थी कि मैं आऊं और स्नान करूं। पुराणों में तो है ही कि हमें इसका फल मिलता है। यहाँ पर अमृत वर्षा हुई है। अभी बहुत ज्यादा रिलीजियस को डीपली मैंने नॉलेज, मतलब मेरी इतना मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हालांकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो बस मैं भी यही चाहती थी कि मैं इस चीज को मैं भी फील करूं, रियलाइज करूं, यहाँ की एनर्जी लूं। इट वाज ऑल बेसिकली अबाउट, फॉर मी इट वाज अबाउट एनर्जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।